नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होम मिनिस्ट्री ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या वाकई में जगदीप धनखड़ की हेल्थ उनके इस्तीफे का कारण बनी, या कल शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। जिन जगदीप धनखड़ के बारे में माना जाता है कि वो सरकार के बड़े क्लोज हैं, वो किसी को बिना बताए चुपचाप इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति के पास क्यों पहुंच गए। इतनी सीक्रेसी की क्या जरूरत पड़ गई। कल जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सेकंड मीटिंग क्यों बुलाई थी। सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मीटिंग में क्यों नहीं गए। क्या जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। राज्यसभा में उन्होंने इंपीचमेंट का जो नोटिस एक्सेप्ट किया, उसमें सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के सिग्नेचर क्यों थे। इस मामले में जगदीप धनखड़ ने सरकार को अंधेरे में क्यों रखा। जब सरकार जस्टिस वर्मा के इंपीचमेंट का नोटिस लोकसभा में दे चुकी थी, यह मामला स्पीकर ओम बिरला के पास था, तो धनखड़ ने जल्दबाजी में इसे अपने अंडर लेने की कोशिश क्यों की। ये सारे सवाल इस बात का संकेत हैं कि जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर सरकार से टकराव मोल लिया। उनका इस्तीफा इसी टकराव का नतीजा है। लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो कोई कहेगा नहीं, रिकॉर्ड पर नहीं बताएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। उसकी शालीनता और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, और सबने इसकी कोशिश की भी है। इसीलिए जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में भी हेल्थ को पद छोड़ने का कारण बताया और कुछ नहीं लिखा। लेकिन पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने वाकई में हेल्थ ग्राउंड पर इस्तीफा दिया। उनकी चिट्ठी में जो लिखा है उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है, और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है, और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है, इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। We all know that inside the corridors of powers in Parliament, we heard that the BJP MPs were signing an impeachment motion yesterday. Even ministers were signing. Therefore, on whose impeachment they were doing it, it was on white paper, and the resignation followed in the night. Now, Prime Minister, after about 12 hours, has come out with this statement. Let us wait for Mr. Dhanakhar for 2 weeks or 3 weeks to come out. He will tell the truth after some time what has happened really. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जितने गाजे बाजे के साथ आए थे, उतनी खामोशी से उनकी विदाई हो गई। न कोई समारोह हुआ, न कोई भाषण हुए। जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तो बहुत तारीफ हुई थी। खुद प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि देश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कहीं यह सन्नाटा आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं। यह भी विडंबना है कि जगदीप धनखड़ ने लिखकर कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा। और तीसरी बात है, क्या धनखड़ की जगह अब
उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जल्दी करनी होगी। संविधान के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के पद को भरने की कोई जल्दी नहीं होती। नियम कहता है एज सून एज पॉसिबल। उपराष्ट्रपति के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति पर आ जाती है। लेकिन 1969 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यह क्लियर हो गया था अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी जा सकती है। इसलिए न कोई जल्दी है न कोई कंपल्शन है। उपराष्ट्रपति का दूसरा रोल होता है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। अगर वो पद पर ना रहें तो डिप्टी चेयरमैन ये जिम्मेदारी आसानी से संभाल सकते हैं, इसीलिए इसका भी कोई प्रेशर नहीं है। और आज राज्यसभा में यह जिम्मेदारी हरिवंश ने संभाल ली। नोट करने वाली बात यह कि जगदीप धनखड़ को लेकर आज कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दिए। जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ पर सरकार के इशारे पर सदन चलाने का इल्जाम लगाते थे, जो नेता कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आए थे, वो सारे के सारे नेता आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को सरकार के तानाशाही रवैये का सबूत बता रहे थे। सबने धनखड़ के इस्तीफे के अपने अपने मतलब निकाले। जयराम रमेश ने एक के बाद एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री, राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जगदीप धनखड़ का अपमान किया, उनकी इंसल्ट की। चेयरमैन ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, लेकिन न सदन के नेता नड्डा उस मीटिंग में गए और न किरेन रिजिजू पहुंचे, जबकि विपक्ष के नेता पहुंच गए थे। इस अपमान से जगदीप धनखड़ दुखी थे। ये सारी बातें कही है जयराम रमेश ने। कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि जगदीप धनखड़ नहीं, सरकार बीमार है। रेणुका चौधरी ने कहा कि धनखड़ तो हट्टे कट्टे जाट हैं। कल तक ठीक थे, सदन चला रहे थे और शाम को इतना बीमार हो गए कि इस्तीफा देना पड़ा। रेणुका चौधरी ने कहा कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल हुआ है। वो खेल क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है। उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। भाजपा का भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। संजय राउत ने पहले जगदीप धनखड़ के बारे में क्या क्या कहा होगा वो तो शायद उन्हें खुद भी याद नहीं होगा, लेकिन आज संजय राउत भी धनखड़ को लेकर काफी फिक्रमंद दिखाई दिए। उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। संजय राउत ने कहा कि सितंबर में बहुत बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है। उनको सोर्सेस से पक्की खबर मिली है कि कोई बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। धनखड़ का इस्तीफा तो शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी बड़ी और धमाकेदार खबरें आने वाली हैं। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। अब देखिए, हेल्थ की बात कोई मानने को ही तैयार नहीं है। आरजेडी के मनोज झा ने कहा सरकार की यह खासियत है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। मनोज झा ने कहा धनखड़ का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है,
उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। राज्यसभा में बार बार धनखड़ के ऊपर प्रश्न खड़े करने वाले, उंगली उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं को अब जगदीप धनखड़ में हजारों खूबियां नजर आने लगी हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि धनखड़ इस देश के किसानों की आवाज है, उनको संविधान की बहुत अच्छी समझ है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उससे सरकार पर एक और दाग लग गया। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल का जब कार्यकाल उनका चुना गया था उस समय सभी को मालूम था, उनकी आयु मालूम थी, सब कुछ मालूम था, तो ये कारण सिर्फ गैस हो सकता है। कांग्रेस के एक और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो सरकार को सुझाव दे दिया कि वो जगदीप धनखड़ को फिर से वाइस प्रेसिडेंट बनाएं, क्योंकि उनके जैसा प्रतिभावान शख्स तो मिलना मुश्किल है। मैं 5:30 बजे मिला था चेयरमैन साहब से और यूजुअल अच्छे मूड में थे। उनकी चिंता केवल यही रहती थी कि किसी तरह से डिबेट हो और हाउस अच्छे से चले, इसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं। और जस्टिस वर्मा पर भी वो मेरे सामने ही, जब हम और जयराम जी, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे उनके चैम्बर में, तो सेक्रेटरी जनरल को बुला के वो पूछ रहे थे कि पता करिए लोकसभा में आया है कि नहीं आया है। तो पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, वो सब कानून के अच्छे ज्ञाता हैं। तो नॉर्मल था, ये चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें इंटरवेन करके और उनको फिर से वापस रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी और सरकार ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध ली है। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा पर उंगली उठाई, इसलिए नड्डा ने सफाई जरूर दी। नड्डा ने कहा कि वो और किरेन रिजिजू पार्लियामेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे, इसलिए मीटिंग में नहीं पहुंच पाए और इसकी जानकारी उन्होंने चेयरमैन के ऑफिस को पहले से दे दी थी। नड्डा ने कहा वो जगदीप धनखड़ का बहुत सम्मान करते हैं और उनके इंसल्ट की तो बात वो सोच भी नहीं सकते। नड्डा ने जवाब दे दिया, लेकिन अब तक जो संकेत मिले उससे यही लगता है कि कल शाम 3 बजे के बाद अचानक कुछ डेवलपमेंट्स हुए, जिससे ऐसा लगा कि जगदीप धनखड़ सरकार के साथ कॉन्फ्रंटेशन के मूड में आ गए हैं और इसका ट्रिगर पॉइंट बना जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन। सरकार चाहती थी कि यशवंत वर्मा को हटाने का मोशन लोकसभा में लाया जाए, लोकसभा के स्पीकर की निगरानी में कमेटी बने जो पूरे मामले की जांच करे और लोकसभा से ही इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो। कल दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को इंपीचमेंट मोशन लाने का नोटिस दिया। इस नोटिस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 152 सदस्य सांसदों के सिग्नेचर थे। जिन सांसदों ने इस नोटिस में साइन किए उनमें राहुल गांधी भी थे। लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर पूरी सहमति बन चुकी थी। स्पीकर के पास नोटिस पहुंच चुका था, लेकिन करीब 1.5 घंटे के बाद अचानक जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में ऐलान किया कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने का नोटिस मिला है, जिसमें 50 से ज्यादा सांसदों के सिग्नेचर हैं। वो इस नोटिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4:07 पर जगदीप धनखड़ ने जब सदन में यह ऐलान किया तो सत्ता पक्ष के लोग हक्के बक्के रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त जेपी नड्डा हाउस में नहीं थे, अमित शाह या पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी मौजूद नहीं थे। सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जी किशन रेड्डी थे। वो एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे कि ये हो क्या रहा है। I need to inform you that I have received notice of motion
under Article 217, 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. सरकार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्यसभा चेयरमैन के पास जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन का कोई नोटिस भी आया है और चेयरमैन उसको मंजूर करने वाले हैं, क्योंकि इस नोटिस में सत्ता पक्ष के एक भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं थे। बाद में पता लगा कि जगदीप धनखड़ ने जिस नोटिस को मंजूर किया उस पर 63 सांसदों के सिग्नेचर थे और साइन करने वाले सभी एमपीज विपक्ष के थे। इसलिए सत्ता पक्ष के नेता चेयरमैन के ऐलान से चौंक गए, लेकिन जगदीप धनखड़ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी एक सदन में पेश किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसका तरीका अलग है। धनखड़ ने कहा, अगर एक साथ दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव आता है तो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन मिलकर जांच कमेटी बनाते हैं। जगदीप धनखड़ ने पूरी प्रक्रिया सदन में पढ़कर बताई, वो पूरी तैयारी करके आए थे। और फिर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से पूछा, क्या लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? जब कानून मंत्री ने हां में जवाब दिया तो जगदीप धनखड़ ने कहा कि इसके लिए अब दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। Coming to a motion that has been presented in both the houses on the same day, it says, provided that where notice of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both the houses of Parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both the houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the Speaker and the Chairman. So since the provisions are different, I have directed the Secretary General to update whether such a motion has also been moved in the House of the People. Honorable Law Minister, are you aware? मोशन हैज बीन मूव्ड। हाँ, मोशन स्पीकर साहब के पास जो है वो सांसदों ने मिलकर के दिया है, कर दिया। इन दैट केस, सिंस द ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर and has so indicated that a similar motion has come to be presented by requisite number of members of Parliament of Lok Sabha, requisite more than 100. More than 100, 152, I think. More than 100. To the Honorable Speaker, Lok Sabha, the provisions of rule, provisions of Section 3, subsection 2, proviso will come into effect and the Secretary General will take necessary steps in this direction. राज्यसभा में इंपीचमेंट मोशन के नोटिस को मंजूर करने के बाद जगदीप धनखड़ 4:20 पर हाउस से चले गए, क्योंकि 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रखी थी। हालांकि बीएससी की एक मीटिंग सुबह हो चुकी थी और परंपरा है कि दिन में एक ही मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग क्यों बुलाई गई, इसका कारण स्पष्ट नहीं था,
क्योंकि 10 मिनट पहले राज्यसभा में जो कुछ हुआ था उससे सरकार के मंत्री हैरान थे, परेशान थे। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बीएससी की मीटिंग में नहीं गए, किसी दूसरे मंत्री को भी नहीं भेजा गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने बीएससी की मीटिंग टाल दी। यह मीटिंग आज दोपहर 12:30 बजे होनी थी, यानी उस वक्त तक धनखड़ का इस्तीफा देने का कोई मूड नहीं था। उस वक्त तक जगदीप धनखड़ की तबीयत ठीक थी, लेकिन इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने मीटिंग की। उसके बाद धनखड़ की तबीयत नासाज हुई। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का वक्त मांगा और शाम को 7:30 बजे अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है वो सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, यह समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं उनके कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी यह लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब यह काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उस सरकार के करीबी हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने भी सरकार को जगह जगह डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। यह सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करना शुरू कर दिया। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। यह कन्वे किया गया कि अब यह खेल ज्यादा नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इंपीचमेंट भी हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी थी, दाव उल्टा पड़ गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। धनखड़ के इस्तीफे से सरकार का एजेंडा इधर उधर हुआ है, लेकिन विपक्ष की रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष के नेता आज बिहार में हो रहे वोटिंग लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी करके आए थे और आज दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर जमकर शोर मचाया। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। दोनों सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद ऑपोजिशन के तमाम एमपीज ने पार्लियामेंट के गेट पर प्रोटेस्ट किया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी इंडिया अलायंस के तमाम नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसलिए इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जहां जहां चुनाव में हार का डर सताता है,
वहां बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराती है। पहले यूपी में, फिर महाराष्ट्र में यही फॉर्मूला अपनाया गया। अब बिहार में चुनाव आयोग को आगे करके बीजेपी विरोधियों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट के रिवीजन पर सवाल उठाए और बीजेपी पर निशाना साधा तो रविशंकर प्रसाद ने कहा इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। वोटर्स के वेरिफिकेशन पर वही लोग हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए हैं। ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। इस इशू पर आज बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। आज महागठबंधन के विधायक असेंबली में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सदन में पहुंचते ही आरजे विधायकों ने हंगामा शुरू किया, नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। आरजेडी के विधायकों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की की, रिपोर्टर्स की टेबल चेयर उठाकर फेंकी गई। हालात ऐसे हो गए कि सदन की कार्रवाई एडजर्न करनी पड़ी। और इसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर हंगामा शुरू हो गया तो सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। इसके बाद विपक्ष के विधायक स्पीकर के चेंबर के बाहर पहुंचे और वहां नारेबाजी की। बनाने में सुविधा होगी और नया न्यास समिति गठित हो जाएगा और उस न्यास समिति के माध्यम से आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा? आखिर क्या कारण है कि भाजपा या सत्ता दल के लोग, जदयू के लोग इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। आप कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशर्म हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन का 2003 के बाद, पहले और कहीं नहीं हुआ देश में। पहले 2003 के बाद पहला बिहार ही जहाँ हो रहा है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं। आखिर क्यों, क्या कारण है? तो ये तो शक तो पैदा होता ही है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन इलेक्शन कमीशन तो कर रहा है, इससे बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है।
विजय चौधरी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता अपने लोगों के फॉर्म भी भरवा रहे हैं, अपने सपोर्टर्स के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा भी रहे हैं, लेकिन पिछड़ों और दलितों को गुमराह करके उन्हें फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। ये दोहरा रवैया सही नहीं है। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है और सदन की नियमावली में अंकित है कि जो विषय राज्य सरकार के अधीन नहीं है उस पर सदन में विमर्श नहीं हो सकता है। कौन जवाब देगा? इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी बात, सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर ये सक्रिय हैं जो हम फॉर्म भर के मतदाता बन जाए, और गुमराह किसको कर रहे हैं? ये झूठ मूठ का गरीबों के नाम पर, दलित महादलित या अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके मतदाता सब चुनाव आयोग के नियम से सूची में चले जाएं और अल्पसंख्यक और गरीब मतदाता जो हैं, दलित महादलित अति पिछड़े वर्ग के, उन मतदाताओं को ये बरगला के फॉर्म नहीं भरने दे। आखिर इस तरह के दोहरे आचरण का क्या मतलब हो सकता है? ये बात सही है कि वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इस इशू का बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस विषय पर विधानसभा में चर्चा तर्कसंगत नहीं है। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष भी है। क्या विधानसभा में सारी चर्चा नियमों के मुताबिक होती है? क्या हमेशा सिर्फ उन्हीं इश्यूज पर बात होती है जिनका बिहार सरकार से लेना देना है? ऐसा नहीं होता। और जब हर तरह की बातों पर विचार विमर्श होता है तो वोटर लिस्ट के रिवीजन पर चर्चा कराने में क्या प्रॉब्लम है? अगर विपक्ष इस पर कुछ कहना चाहता है, उस मन में सवाल हैं, आशंकाएं हैं, तो उसका जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? बस इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे विषयों पर हंगामा करना, किसी को उठाकर फेंकना, कुर्सियां तोड़ना, यह जस्टिफाइड नहीं है। आज बिहार में एनडीए के नेताओं के भोज में मटन परोसना भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। तेजस्वी यादव ने एनडीए के भोज का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके कहा, मोदी की कैबिनेट में 3-3 मंत्री हैं जो सावन के महीने में हर रोज 3 किलो मटन खाते हैं और सनातन पर ज्ञान देते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों? असल में कल एनडीए की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा के सेंट्रल हॉल के बाहर विधायकों के लिए लंच का इंतजाम था। इसमें वेज के साथ साथ नॉन वेज डिशेस भी सर्व की गई थी। तेजस्वी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें दिखाई दे रहा है कि एनडीए के नेताओं के लंच में मटन, रोगन जोश, ये सब सर्व किया जा रहा है। इसी को तेजस्वी ने मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने कहा, कोई क्या खाता है इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो खुद सावन के महीने में मटन दबा रहे हों वो दूसरों को ज्ञान दें, यह कैसे चल सकता है? जैसे ही तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के नेता भी उनके सपोर्ट में कूद गए। कांग्रेस के विधायक आनंद शक्कर ने कहा, अब तो बीजेपी की असलियत सामने आ गई है और हकीकत यह है कि हिंदुत्व और सनातन की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। यह खुद अपने क्षेत्र में भी ललन सिंह जी ने परोसवाया मटन, और एनडीए की कल बैठक थी जिसमें तथाकथित सभी महान, माने इस देश के महान हिंदुओं के नेता वहां पर उपस्थित थे और उनके सामने मटन परोसा गया। कहां गई इनकी हिंदूवादी परंपरा? उस समय इनको रोकना चाहिए था, उस मीटिंग का बहिष्कार करना चाहिए था। अरे जब आप दूसरे पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो अपने कोलिशन पार्टनर पर या जिसने भी परोसवाया उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए था। मीटिंग का तो विरोध तो होना चाहिए था, भोजन का बहिष्कार तो होना चाहिए था। नहीं किया आपने। इट मीन्स आप करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता डिफेंसिव पर नजर आए। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने कहा, मटन खाने की बात तो दूर, उन्होंने पार्टी में मटन देखा तक नहीं। एनडीए की पार्टी में कल मटन आपने भी खाया था? नहीं सर, कल ऐसा कोई मटन तो नहीं था। मैं तो भोजन में था लेकिन मटन नहीं था। एक वीडियो है जिसमें मटन रोगन जोश का आइटम रखा हुआ है। लगता है कि वो गलत वीडियो होगा, मटन मैंने नहीं देखा। तो फिर किसके लिए व्यवस्था?
व्यवस्था ही नहीं थी तो फिर किसके लिए, कहां से? तस्वीरें हैं सर, तस्वीर वो कहां की है वो एक बार जांच कर लीजिए। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा नॉनवेज डिश मेन्यू में थी, लेकिन मटन का इंतजाम किसने कराया उन्हें नहीं मालूम। जिन्होंने इंतजाम कराया उनसे पूछिए। अरे भाई, तो कंपल्सन थोड़ी है, जिसको खाना था वो खाए, जिसको नहीं खाना था वो नहीं खाए। नहीं, हम नहीं खाए। कौन खाया? अब जो खाया मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ, मैं नहीं खाया। अभी सावन में तो मैं नहीं ही खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता हूँ तो बहुत बड़ा पाप है कोई खा लिया। तो जो खाए तो उनका सब आस्था पे डिपेंड करता है, खान पीन से आस्था को नहीं जोड़ना चाहिए। बीजेपी वाले सवाल खड़ा करते रहे हैं मटन, तो बीजेपी वाले भी तो एनडीए में, उनसे पूछिए क्यों मटन लगवाए थे। उनसे पूछा जाए कि अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मटन क्यों लगवाए थे, किसने लगवाया था? वो हमें नहीं पता। विधानसभा में लगवाए थे मटन। अभी जब जान रहे हैं कि सावन है तो मटन लगना ही नहीं चाहिए था। पिछले चुनाव के वक्त तेजस्वी ने मछली दिखा दिखा कर खाई थी। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के नेता मटन छुपा छुपा कर खा रहे हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मछली खाता है, कौन मटन खाता है, कौन क्या खाता है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इन सारे नेताओं को मिलकर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गरीब आदमी अपना पेट कैसे भरता है। सावन के महीने में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल्स और ढाबों पर लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने को कहा है। आज इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स में सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की डबल बेंच ने क्यूआर कोड जरूरी करने पर कोई निर्देश नहीं दिया। अदालत ने कहा चूंकि कांवड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में है, इसलिए क्यूआर कोड समेत दूसरे विवादित मुद्दों पर आज किसी तरह का ओपिनियन देने का कोई मतलब नहीं है। असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यूआर कोड लगवाकर ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों की पहचान उजागर करने की कोशिश कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश का वायलेशन है। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कंज्यूमर चॉइस को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। लोगों को यह जानने का हक है जहां वो खाना खा रहे हैं वो किस तरह का फूड सर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी जताई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि सरकार का आदेश बिल्कुल ठीक था। अब ढाबे और रेस्टोरेंट्स के मालिकों को इस आदेश का पालन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस पर मोहर लगा दी है और सबकी को आवश्यक है कि बारकोड के माध्यम से अपनी पहचान को स्पष्ट करें और जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे उसको स्कैन करके देख सकता है। हाँ, लेकिन आज अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, लेकिन यह सही है कि योगी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे ऑर्डर जारी करती रहती है। अगर योगी को कांवड़ियों की इतनी चिंता है तो 8 साल में कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर क्यों नहीं बनाया? बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। जब इतना महत्वपूर्ण आयोजन है जिसके लिए हेलीकॉप्टर सरकार का इस्तेमाल होता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, डीएमएसपी को निर्देश होते हैं कि अगर किसी के पैर में तकलीफ है तो आपको पैर दबाने पड़ेंगे, और उसके बावजूद 20 साल की सरकार में, दिल्ली और लखनऊ की सरकार में एक कॉरिडोर नहीं बना पाए, एक सुरक्षित मार्ग नहीं दे पाए आप, जहाँ पर सुरक्षित होकर के अपनी श्रद्धा से और जो हमारी परंपराएं हैं धर्म की कि वेज खाना होना चाहिए, प्योर वेज खाना होना चाहिए, वो इंतजाम नहीं कर पा रही सरकार। कैसी सरकार है बताओ। और मैं तो कहूंगा कि डिप्टी सीएम दोनों हैं, उन डिप्टी सीएम को भी कांवड़ यात्रा पे जाना चाहिए, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा पे आप निकलेंगे तो एक कांवड़ियों को क्या तकलीफ परेशानी है उसका एहसास होगा आपको। कांवड़ यात्रा को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई। यूपी पुलिस ने दावा किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पाकिस्तान के इशारे पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुसलमानों को भड़काने वाले झूठे मैसेज और वीडियो फैला रहे थे। असल में व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो सर्कुलेट किया गया जिसमें एक महिला और उसके बच्चों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही है।
दावा किया गया ये तस्वीरें मुरादाबाद के मंसूरपुर थारक नंगला इलाके की हैं। इस वीडियो के जरिए यह अफवाह फैलाई गई कि बजरंग दल के लोग घरों में घुसकर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को भी घरों से बाहर आना चाहिए। जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस ने इंक्वायरी की, नदीम, मनशेर और रईस को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया था। इन 5 ग्रुप्स में 1,500 से ज्यादा लोग हैं। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि जिस वीडियो को मुरादाबाद का बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, असलियत में वो वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का है। यह वीडियो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी चलाया था, लेकिन चैनल्स ने इस वीडियो को ब्लर किया था। इसलिए पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपियों को यह क्लीन वीडियो कहां से मिला। डीआईजी ने कहा इस बात की पूरी संभावना है कि यह वीडियो पाकिस्तान से भेजा गया, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान कम्युनल टेंशन क्रिएट की जा सके। एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था जो बेसिकली पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ इलाके का है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। वहां पर कुछ बच्चों की और उसके पत्नी की हत्या एक व्यक्ति ने कर दी थी और वो बहुत ही विभत्स वीडियो सर्कुलेट की जा रही थी इस मैसेज के साथ कि बजरंग दल के लोगों द्वारा मुस्लिम परिवारों की हत्या की गई है। वो चाहते थे कि किसी प्रकार सांप्रदायिक भावना भड़कें, दंगे भड़कें, यहाँ पर धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग हो जाए, और वो ऐसा भी चाहते थे कि कोई इतना उद्वेलित हो जाए कि किसी प्रकार से वो एक लोन वुल्फ टेरर अटैक भी कारित कर सकता था। क्योंकि इसमें वीडियो पाकिस्तान का है, बाकी ओपन सोर्स पे ये वीडियो इस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि वीडियो बाहर से ही कहीं से आया है। और ये किस मॉड्यूल के थ्रू इन्होंने हमारे लोकल ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट किया है, उसको जानने के लिए हम पीछे से जहां से वीडियो आया है उसको ट्रेस कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो वॉइस ओवर इसमें दिया गया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि मंसूरपुर और अन्य गाँव का नाम लेके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये हत्या की गई है, तो इस वॉइस ओवर करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना हमारा मेन उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को अरेस्ट किया है जो नाम बदलकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे, कांवड़ियों के जत्थे में घुस गए थे। सुहेल, आसिफ, शादाब और आबिद नाम के आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। कांवड़ यात्रा शिविर में इन 5 ने खुद को हिंदू बताया। भगवा रंग के कपड़े पहनकर ये सभी कांवड़ियों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने कहा इनमें से एक आसिफ को पुलिस ने 1 हफ्ते पहले भी पकड़ा था, लेकिन उसे बेल मिल गई और वो फिर से कांवड़ियों के बीच पहुंच गया। इसलिए अब इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये लोकल स्थानीय निवासी हैं, यहीं पर कोतवाली नगर के हैं, कुछ नई मंडी के हैं और कुछ सिविल लाइन एरिया के रहने वाले हैं तथा इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा ये सहारनपुर और जीआरपी में इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज, इसमें आबिद नाम का जो मुख्य अपराधी है, इसमें कई बार अपने नाम बदलकर, हिंदू नाम बदल करके या अपना जो भेष है, ये जो है कांवड़ का जो हमारे श्रद्धालु होते हैं उनका ड्रेस पहन करके ये शिविरों में घुस करके चोरी, बैग चोरी, मोबाइल चोरी या उनके सामान का चोरी करने का कोशिश कर रहा था। इसमें मुकदमा दर्ज किया है जो कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का और शांति व्यवस्था प्रभावित करने का तथा निश्चित तौर से अराजकता का माहौल हो सकता था। अगर ये बात हमारी समय रहते हम लोग कार्रवाई न करते तो। फिरोजाबाद में कांवड़ियों के ग्रुप पर मांस के टुकड़े फेंके गए। मुजफ्फरनगर में अपराधी किस्म के मुस्लिम युवक भगवा वेश में कांवड़ियों के ग्रुप में घुस गए। पाकिस्तान के वीडियो को मुरादाबाद का वीडियो बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। ये सब एक साथ हो रहा है और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि पुलिस अलर्ट है, लोग सावधान हैं, एहतियात बरती जा रही है। पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी दूसरों को सावधान रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे मैसेजेस पर यकीन न करें। अगर कोई भड़काऊ मैसेज आता है तो उस पर भरोसा करने की बजाय पुलिस को खबर दें। आपकी अलर्टनेस समाज के दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर सकती है। आज महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई। 2006 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी, 824 लोग घायल हुए थे।
ब्लास्ट के 19 साल के बाद कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा, गवाहों के बयान भरोसे लायक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि आरोपियों के इकबालिया बयान भी पुलिस के प्रेशर में दिए गए, लेकिन इन्हीं गवाहों के बयानों के आधार पर, इन्हीं सबूतों के आधार पर सेशन कोर्ट ने इसी केस में 5 दोषियों को सजाए मौत और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले पर सबने हैरानी जताई। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही कह दिया था कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। हालांकि आज राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील उज्जवल निकम ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रही, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया। एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन, ये बात कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त भी एक प्रवाह था, विचारधारा थी कि इंडियन मुजाहिदीनों ने ये रेल बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने किया था और रेल ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन एटीएस ने किया था। और इंडियन मुजाहिद को जो अभियुक्त को पकड़ा गया था बंबई के क्राइम ब्रांच में, उनका कहना था कि हमने बम ब्लास्ट किए, और हालांकि एक अभियुक्त ने मेरे साथ कहा भी था। मैं समझ सकता हूं कि कई बार अभियुक्त झूठ बोलते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों का भी कहना था कि हमने जो पकड़े वो सच्चे आरोपी हैं। मुझे लगता है कि इसमें दोनों एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था। कल हाईकोर्ट का फैसला आया और आरोपियों की तुरंत रिहाई भी हो गई। जिन 12 आरोपियों को कल बरी किया गया, उनमें से एक की मौत हो चुकी है। बचे हुए 11 में से 9 आरोपियों को जेल से छोड़ दिया गया। ये लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम संगठनों के मौलाना और मुस्लिम नेता खुश हैं। आज अबू आजमी ने कहा जांच एजेंसीज ने बेगुनाह मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया। 12 बेकसूर लोगों को 19 साल जेल में काटने पड़े, इसलिए उन्हें इसका मुआवजा मिलना चाहिए और एटीएस के उन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इन लोगों को फंसाया। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है? फिर कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया। तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए, और सरकार को जो एजेंसियां हैं वो माफी मांगे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा अभी सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसलिए आरोपी और उनके सपोर्टर्स ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी आखिरी फैसला बाकी है। आलोक कुमार ने कहा उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्दी होगी और ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी एक बार फिर सलाखों के पीछे जाएंगे। जो इस निर्णय पर खुशी मना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये अंतिम फैसला नहीं है, वो अभी होना है। छमाही एग्जाम को फाइनल मान करके खुशी ना मनाएं, सेमीफाइनल को फाइनल मान करके अपने बयान न दें, प्रतीक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें शीघ्र सुनवाई करेगा और बिना किसी देरी के निर्णय करेगा। तब तक सबको इंतजार करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा किया, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जो 189 लोग मारे गए थे, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना जरूरी है। उनको ये जानने का हक है कि बेकसूरों की हत्या किसने की। सुप्रीम कोर्ट को इस केस की सुनवाई के दौरान इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस केस पर फैसला आने में 19 साल क्यों लग गए, इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम क्यों लगा, और इतना टाइम लगने के बाद भी जांच एजेंसीज पर्याप्त सबूत क्यों नहीं दे पाई, किसने लापरवाही की, इसका भी फैसला होना चाहिए। आज सतारा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सतारा में कल एक लड़के ने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। लड़के ने लड़की को पकड़कर सरेआम उसके गले पर चाकू रख दिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन लड़के ने धमकी दी कोई आगे बढ़ा
तो लड़की के गर्दन काट देगा। पता चला ये लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता था, उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। इससे लड़का नाराज हो गया, उसने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। क्योंकि लड़का सनकी था, इसलिए आसपास खड़े लोग सहम गए। अच्छी बात यह रही कि पास में सतारा पुलिस के 4 सिपाही सादे कपड़ों में मौजूद थे। शोर सुनकर पुलिस के जवान पहुंचे। एक जवान ने समझदारी दिखाई, वो बगल वाले कंपाउंड में गया, बिना आवाज किए चुपचाप दीवार फांदी और लड़के को पीछे से पकड़ लिया। उसके बाद बाकी के जवान और वहां मौजूद लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। किसी के साथ लूटपाट हो, किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हो, कोई एक्सीडेंट हो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रील बनाने लगते हैं, लेकिन मुश्किल में फंसे शख्स की मदद के लिए आगे नहीं आते। अपराधी को रोकने की कोशिश नहीं करते। वो डरते हैं कि कहीं हम ही किसी चक्कर में न फंस जाएं। लेकिन इस मामले में सतारा पुलिस के जवान ने जिस तरह से समझदारी दिखाई, जिस तरह की बहादुरी दिखाई, जिस तरह लड़के को काबू किया, लड़की को बचाया, इसकी तारीफ होनी चाहिए और इससे सबक भी सीखना चाहिए। फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम हो चुके मिग 21 फाइटर प्लेन अब रिटायर किए जाएंगे। इसी साल सितंबर में मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स से विदाई दे दी जाएगी। मिग 21 की जगह एयरफोर्स में स्वदेशी तेजस फाइटर मार्क 1 शामिल किए जाएंगे। मिग 21 फाइटर प्लेन पहली बार 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे। इनको उस समय के सोवियत यूनियन से खरीदा गया था। 62 साल की सर्विस के दौरान वायुसेना में मिग 21 के अलग अलग वर्जन्स को शामिल किया गया। इस वक्त एयरफोर्स के पास मिग 21 बाइसन के 3 स्क्वाड्रन्स हैं। लगभग 60 विमान हैं जो राजस्थान के नाल एयरबेस पर तैनात हैं। पिछले 60 साल में 500 से ज्यादा मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। इसी वजह से अब इनको रिटायर किया जा रहा है। आज मिग 21 के रिटायरमेंट का फैसला हुआ और आज ही सेना को 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिले। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने ये 3 हेलीकॉप्टर सेना को डिलीवर किए हैं। अपनी जबरदस्त अटैकिंग कैपेबिलिटीज की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। भारत ने बोइंग से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का एग्रीमेंट 2020 में किया था। ये हेलीकॉप्टर सेना को पिछले साल मार्च तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन सप्लाई चेन की दिक्कत की वजह से बोइंग ने इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी देर से की। आज एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा। एग्रीमेंट के मुताबिक बाकी के 3 हेलीकॉप्टर्स भी सेना को इसी साल मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से हमारी फौज की ताकत बढ़ेगी, आर्मी के एविएशन विंग की इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाएगी। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। फायर एंड फॉरगेट हेल फायर मिसाइल से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट को निशाना बना सकता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स के इंडक्शन से हमारी आर्मी की ताकत काफी बढ़ जाएगी।